अरे नैतिक, तू यहाँ क्यों पढ़ रहा है? क्या करूं दोस्त, घर की बिजली कट गई है। अच्छा, तो तेरे बाबा ने इस बार भी बिजली का बिल नहीं भरा है ना? हाँ, वो पिछले महीने माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बाबा के सारे पैसे माँ के इलाज पर खर्च हो गए। वैसे तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरे पास ही आ रहा था। मुझे मेरी किताब वापस चाहिए थी। वो क्या है ना, कल से मेरी नई कोचिंग स्टार्ट हो रही है, तो मुझे वो किताब लेकर जानी होगी। क्या? पर अभी तो पूरे 5 पेज बाकी हैं इस किताब के, जो मुझे हल करने हैं। अरे यार, पूरी किताब तो तू हल कर ही चुका है। अब ये लास्ट के 5 पेज छोड़ भी देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं शिवम, ये लास्ट के पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें पूरी बुक की शॉर्ट एक्सरसाइजेज हैं। बस आज रात और रहने दे। मैं वादा करता हूँ कल सुबह खुद तेरे घर आकर किताब दे जाऊंगा। नहीं, तू घर मत आना। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि इतनी महंगी किताब से खुद पढ़ने के बजाय मैंने तुझे दे रखी थी, तो बहुत डांट पड़ेगी। तू मुझे अभी दे दे। अच्छा, तो बस थोड़ी देर रुक जा। मैं बस ये वाला पेज जल्दी से हल कर लेता हूँ। ओफो नैतिक, यार मुझे घर जाना है। मेरे सारे कजन आए हुए हैं। रात में हॉरर मूवी देखने का प्लान है। तू ये नाटक छोड़ और मुझे मेरी किताब वापस कर। इतना कहकर नैतिक का दोस्त शिवम खुद ही अपनी किताब वहां से उठा लेता है और अपने घर चला जाता है। नैतिक उस किताब के आखिरी पेज भी हल करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका। समस्या ये थी कि वो खुद की किताब भी नहीं खरीद सकता था, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता कबाड़ का काम करते थे और माँ की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। अपनी पढ़ाई का खर्च नैतिक खुद ही उठा रहा था। वो सुबह के वक्त कॉलेज जाता और शाम को ट्यूशन्स पढ़ाता था। नैतिक को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ लिख कर वो कामयाब बनना चाहता था, लेकिन ये सब उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। नैतिक, आज बड़ी जल्दी आ गया। क्या हुआ? अपने घर की तरह सड़क की लाइट भी चली गई क्या? नहीं बाबा, पर वो किताब चली गई। मेरा मतलब है शिवम अपनी किताब वापस ले गया। नैतिक का उदास चेहरा देखकर उसके माता पिता भी उदास हो गए, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे और ये बात नैतिक भी जानता था। फिर अगले दिन नैतिक बस कॉलेज के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक कुछ देखकर रुक गया। बाबा, ये किताब किसकी है? क्या कहा? किताब? हाँ, कल कई घरों से कबाड़ खरीद कर लाया था। शायद उसी में आई होगी। तू देख ले, अगर तेरे काम की है तो रख ले इसे। हाँ बाबा, ये तो मेरे बहुत काम की है। आपको पता है ये यूपीएससी की तैयारी की किताब है। मतलब इसको पढ़ के मैं कलेक्टर बन सकता हूँ। क्या कहा? कलेक्टर? बिटुआ, तू एक कबाड़ी का बेटा है। इतने बड़े सपने मत देख। नहीं बाबा, मैंने एक किताब में पढ़ा था, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सोती आंखों से नहीं बल्कि जागती आंखों से देखते हैं। इसके अलावा और कुछ मायने नहीं रखता। इतना कहकर नैतिक ने उस किताब को अपने बैग में रख लिया और वो कॉलेज के लिए निकल गया। यस, तो आप लोगों के पास 10 मिनट का वक्त है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके? अरे ये ऐसे नहीं, ऐसे तो आंसर नहीं आएगा। क्या होना चाहिए? ओफो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो बहुत आसान है, तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? नैतिक ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। बाकी स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे और प्रोफेसर भी उससे काफी दूर थे। शायद मेरा वहम था। हाँ, तो इसे अंडर रूट करो, तभी आएगा आंसर। अरे हाँ। नैतिक फौरन उसी तरीके से सवाल को हल कर देता है। अरे वाह नैतिक, तुमने तो बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया। वेरी गुड। तारीफ पाकर नैतिक को अच्छा लगा, लेकिन अभी भी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज किसकी थी जिसने उसकी मदद की। फिर कुछ देर बाद, काव्या, एक बात बताओ, जब तुम्हें वो सोल्यूशन आता था तो तुमने खुद क्यों नहीं किया सबसे पहले? मेरी हेल्प क्यों की? क्या कह रहे हो नैतिक? मैंने कब तुम्हारी हेल्प की? सच तो यह है कि सर के समझाने के बाद भी मुझे अब तक कुछ समझ नहीं आया है। काव्या वही लड़की थी जो क्लास में नैतिक के ठीक पीछे बैठी थी। नैतिक को लगा कि वो आवाज उसी की थी, लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। नैतिक सारा दिन इसी उलझन में रहा। फिर उसके घर पहुंचने के बाद, ओफो, कितनी गर्मी है, मुझे बाहर निकालो। ये तो वही आवाज है, और शायद ये मेरे बैग से। नैतिक का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो आवाज नैतिक के बैग से ही आ रही थी। नैतिक ने फौरन अपना बैग खोलकर देखा। इसमें तो बस किताबें हैं, फिर वो आवाज।
वो आवाज मेरी ही थी। अब मुझे बाहर निकालोगे कृपा करके? नैतिक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुबह जो किताब उसने अपने पिता के लाए हुए कबाड़ से उठाई थी वो असल में बोल सकती थी। नैतिक ने फौरन उस किताब को बैग से बाहर निकाला और बोला, ये तुम बोल रही थी क्या? हाँ तो और क्या। देखो साफ साफ सुन लो, दोबारा मुझे अपने इस बैग में मत रखना। अंदर बहुत ही गर्मी है। देखो पसीने से मेरे सारे पेज गीले हो गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक किताब हो, बस एक किताब। हाँ एक किताब तो हूँ मैं, लेकिन अब से तुम्हारी अच्छी दोस्त भी हूँ, अगर तुम चाहो तो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये सब सपना तो नहीं? नहीं, ये वक्त सपने देखने का नहीं बल्कि उन्हें सच कर दिखाने का है। मैं जानती हूँ तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है ना, लेकिन पैसों की कमी की वजह से तुम कोचिंग नहीं कर सकते और ना ही महंगी महंगी किताबें खरीद सकते हो। तो आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें जहाँ जो भी समझ नहीं आएगा मैं तुम्हें समझाऊंगी। अच्छा, और तुम ये क्यों करोगी मेरे लिए? मतलब इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? चाहिए तो सही, लेकिन वो मैं तुम्हें वक्त आने पर ही बताऊंगी। नहीं, मुझे अभी बताओ। लगता है तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढ लूंगी जिसे मेरी सच में जरूरत हो। इतना कहकर वो किताब वहां से जाने लगती है, लेकिन नैतिक आगे बढ़कर उसे उठा लेता है। नहीं, तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नैतिक उस किताब को अपने पास रख लेता है और उसके जादुई होने के बारे में किसी को नहीं बताता। वो अकेले में उस किताब से पढ़ता, और सबसे अच्छी बात यह थी कि अब वो अकेला होकर भी कभी अकेला नहीं था। अरे वाह, कमाल हो गया, ये तो कितना आसान हो गया। थैंक यू दोस्त। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, इस पूरे हफ्ते जो कुछ भी पढ़ा उस सब का। क्या अभी? लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। खुद पर भरोसा रखो, मैं जानती हूँ कि तुम तैयार हो। इसी तरह वो किताब नैतिक की मदद करने लगी और नैतिक खूब अच्छे से पढ़ने लगा। इसके साथ ही अब वो बहुत खुश भी रहने लगा। वो किताब हमेशा नैतिक के साथ ही रहती थी। फिर एक दिन, नहीं रुक जाओ, यहां से नहीं, ऊपर पुल पर से रोड पार करो। अरे पुल पर से तो बहुत टाइम लग जाएगा और अभी इतना ट्रैफिक भी नहीं है। नहीं, मैंने जो कहा वैसा ही करो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? अच्छा ठीक है, पुल से ही चलते हैं। नैतिक पुल पर से सड़क पार करता है। फिर वो एक जगह जाकर बैठ जाता है जहां उसके और किताब के अलावा और कोई नहीं था। अब यहाँ क्यों बैठ गए? कॉलेज नहीं जाना क्या? कॉलेज जाकर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं क्लास के लिए पहले ही लेट हो चुका हूँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हा, घर से तुम लेट निकले तो गलती किसकी हुई? मुझे इस सब के बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं आज तुमसे सब कुछ जानना चाहता हूँ। आज तुमने जब मुझे सड़क पार करने से रोका तो मुझे पहली बार तुम्हारी आवाज में डर सुनाई दिया। मुझे बताओ क्या बात है। ठीक है तो सुनो, असल में मुझ में कोई जादू नहीं है, बल्कि मैं तो एक आत्मा हूँ। मेरा नाम आभा है। जब मैं जिंदा थी तब मुझे भी तुम्हारी तरह पढ़ने का बहुत शौक था, और मेरा परिवार भी तुम्हारी तरह ही गरीब था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। माँ देखो, आखिरकार मुझे किताब मिली गई, लेकिन लाइब्रेरी से बस कुछ ही दिनों के लिए मिली है, तो अब से प्लीज मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले हाईवे वाले मंदिर चली जा, वहां भंडारा है, तो जाकर सबके लिए वहां से खाना ले आ। इस बहाने एक दिन का राशन ही बच जाएगा। ठीक है माँ, और ऐसा करती हूँ ये किताब भी ले जाती हूँ, जब तक मेरी बारी आएगी तब तक थोड़ा बहुत पढ़ ही लूंगी। मैं घर से निकल गई, लेकिन रास्ते में हाईवे पार करते हुए एक गाड़ी ने मुझे कुचल दिया। मेरी लाश कई घंटे तक हाईवे पर पड़ी रही, और मेरी आत्मा वो मेरी इस किताब में समा गई। तब से मैं भटक रही हूँ, किसी ऐसे की तलाश में जो मेरे सपने को पूरा कर सके और फिर मुझे मुक्ति मिल सके। ओह, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब तुम मेरी मदद? हाँ नैतिक, तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम ही मेरी मुक्ति का जरिया बन सकते हो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम UPSC आराम से क्लियर कर सकते हो और सब कुछ बदल सकते हो। इसके बाद नैतिक पढ़ाई में और भी मेहनत करने लगा और पूरी उम्मीद के साथ UPSC का एग्जाम देता है। फिर आखिरकार नैतिक वो कर दिखाता है जिसकी उम्मीद उस किताब के अलावा किसी और को नहीं थी। क्या बात है नैतिक, तुमने इतनी अच्छी रैंक ली है, तुम IAS अधिकारी बनने वाले हो। अब तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं लग रहे।
कैसे खुश रह सकता हूँ? अब तुम जो चली जाओगी ना मुझे छोड़कर। मुझे तो जाना ही था नैतिक, और ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। याद रखना नैतिक, भले ही आज के बाद ये किताब तुमसे बातें ना कर पाए, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त हमेशा रहेगी। नैतिक आंखों में आंसू लिए उस किताब को सीने से लगा लेता है। इसके बाद उस किताब ने फिर कभी नैतिक से बात नहीं की, क्योंकि अब वो बस एक साधारण किताब थी। लेकिन जल्द ही नैतिक ने उस किताब में जान फूंकने का तरीका ढूंढ लिया। उस किताब को अपने जैसी दूसरी कई जरूरतमंदों की मदद का जरिया बनाकर। कर 2 वक्त की दाल रोटी जुटा पाता था। आज सवेरे जब वो अपना झोला उठाई जा रहा था तब कमला से उसकी टक्कर हो जाती है। अरे माफ करना। राम राम राम, सवेरे सवेरे इस मोची की सूरत देख ली, सारे दिन का सत्यानाश हो गया। अब गंगा जल से नहाना पड़ेगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मुझ मोची के सीने में भी दिल है, जाने क्यों आप सब मुझे बुरा भला कहते हैं। लोगों के चप्पल जूते सिलने वाला 2 कौड़ी के मोची मुझसे बकैती करता है। दफा हो मेरी नजरों से। गरीब मोची गांव वालों की दुत्कार आए दिन सुनता, अमीरों के जूते चप्पल सिलता और दिन भर में जो मेहनताना मिलता उससे उसका घर का गुजारा चलता था। भोर से शाम होने को आ गई, आज तो बोनी भी नहीं हुई। अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। काफी देर राह देखने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो देर शाम वो निराश मन से घर लौट आता है। गांव में लोग टोली में बैठे हंस बोल रहे थे। तभी मोची को आता देख वो बोलते हैं, नाश मिटे इस मोची का। क्यों री, 2 कौड़ी के मोची है, आंखें हैं कि बटन, देखते हुए मुंह उठाई चला आ रहा है। मैं भी इनके ही जैसा इंसान हूँ, फिर भी जाने क्यों ये मुझे देख नाक सिकोड़ते हैं। क्या मेरा मोची होना अभिशाप है? जात से मोची होने के चलते गांव वाले उसे दूरियां बनाकर रखते थे। मोची को खाली हाथ घर आता देख रमिया कहती है, भैया तुम खाली हाथ? आज 1 भी रुपए की कमाई नहीं हुई, कोई भी आदमी जूता चप्पल सिलवाने नहीं आया। घर में बनाने को कुछ भी नहीं, क्या आज रात हम भूखे ही सोएंगे? भरा पूरा गांव है, कोई तो हमें खाने को दे ही देगा। जबरू सभी से खाने को मांगता है, लेकिन पत्थर दिल लोग मदद करना तो दूर, गरीब मोची को खरी खोटी सुनाकर उसे भगा देते हैं। अरे जिस गांव में रहने वाले लोगों के बीच अपनापन ना हो बल्कि जिल्लत भरी जिंदगी हो, वहां रहना सही नहीं है। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं, हम जाएंगे कहाँ? जहाँ ईश्वर ले जाए। वो भूखे प्यासे ही गांव को अलविदा बोलकर निकल पड़ते हैं। चलते हुए वो कोसों दूर पहुंचते हैं, जहाँ उनके पांव एक खूबसूरत जंगल के पास रुकते हैं। अरे अब हम इस जंगल में अपना आशियाना बनाएंगे। और जिस दिन हमारे पास खाने को ना हुआ तो हम पेड़ से फल तोड़कर अपना पेट भी भर सकेंगे। मोची पेड़ों से लकड़ियां काटकर एक सुंदर झोपड़ी तैयार कर लेता है। यहाँ कितना सुकून है। वो फल तोड़कर अपनी भूख मिटाते हैं। अगली भोर मोची थैला उठाए बाजार में जाकर चप्पल सिलता है और चंद सिक्कों से घर का राशन लाता था। वो थोड़े में भी खुश था, पर अब बाजार में और भी मोची के आने से उसका धंधा ठप पड़ जाता है। ऐसे में भीषण गर्मी पड़ती है, जिससे जंगल के फल फूल के पेड़ भी सूख जाते हैं। अरे अब मैं अपना और रमिया का पेट कैसे भरूंगा? क्यों ईश्वर ने सारे दुख मुझ मोची के भाग्य में ही लिख दिए हैं। वो कुछ दूर आता है कि अचानक उसको जंगल के बीचों बीच एक ऋषि बेहोश दिखाई पड़ते हैं। अरे यह तो कोई तपस्वी लगते हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी। मोची ऋषि के मुंह पर पानी डालकर उन्हें पेड़ की छाई में ले आता है। तभी उसकी नजर ऋषि के पैरों पर पड़े छालों पर पड़ जाती है, जिसमें से बेतहाशा खून बह रहा था। धरती की तपिश से इनके पाँव में छाले पड़ गए हैं। मैं तो मामूली मोची हूँ और ये ब्राह्मण, इसलिए इन्हें अपना चप्पल नहीं पहना सकता। मोची पेड़ की छाल छीलकर लकड़ी की चप्पल बनाकर ऋषि को पहनाता है। तभी ऋषि को होश आता है। क्या तुमने मेरी जान बचाई? जी हाँ। ये मेरे पैरों में किसके चरण पादुका है? वो नंगे पांव चलने से आपके पैरों में छाले पड़ गए थे, इसलिए मैंने ये आपके लिए बनाया। अगले ही पल
तेज रोशनी की चमक के साथ ऋषि जमीन से अदृश्य होकर एक देवता का विशाल रूप धरकर कहते हैं, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ, घबराओ नहीं, मैं इस वन का देवता हूँ। वनदेव, मैं एक गरीब मोची हूँ, कोई भी मुझसे बात करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करता। वन देवता मोची को जादुई जूता देकर कहते हैं, ये एक जादुई सोने का जूता है, जब भी तुम्हारे पास कमी हो तुम इसे मदद के लिए पुकारना, तब ये जादुई सोने के जूते में बदलकर तुम्हें सोने के सिक्के देगा। ये कहकर देवता गायब हो जाता है और मोची खुश होकर जादुई जूता लिए घर पहुंचता है। घर में खाने को कुछ भी नहीं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। क्योंकि अब हमारे दिन सुधरने वाले हैं। जादुई जूता, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। जादुई जूता हवा में उछलकर बड़े आकार का होकर सोने के चमचमाते सिक्के बरसाने लगता है, जिसे देख हैरानी से रमिया का मुंह खुला, आंखें फटी रह जाती हैं। अरे ये जादुई सुनहरा जूता तो हीरे की खान जैसा है, या यूं कहें कि ये खजाना है। जादुई जूते से मिले सोने के सिक्कों को बटोरकर गरीब मोची उन्हें बेचकर घर का राशन पानी ले आता है, जिससे रमिया खाना पकाती है। अरे आज कितने अरसे बाद हमको ये स्वादिष्ट खाना मिला है। ये सब कुछ सिर्फ इस जादुई जूते की वजह से मुमकिन हुआ है। जादुई जूता हर दिन उन्हें सोने के सिक्के दिया करता था, जिसे वो जमा कर रहे थे। भैया, इस जादुई जूते से हमारा जीवन पटरी पर आने लगा है। बात तो तुमने 100% की है रमिया, हमारी खुशहाली इस जादुई जूते की देन है। मोची जमा किए सोने के सिक्कों को बेच आता है, जिससे उसे खूब सारे नोट मिलते हैं। वो एक आलीशान घर की नींव डालता है और दोनों राजाओं सा जीवन जीने लगते हैं। घर पर रहकर मैं ऊब चुका हूँ, मैं दोबारा से कामकाज करना चाहता हूँ। लेकिन अब हमें किस भली चीज की कमी घटी है जो तुम्हें चाकरी करनी पड़े भैया? भले ही आज हमारे दिन पलट गए, पर मैं हूँ तो एक मोची, क्यों ना मैं चप्पल जूतों की एक बड़ी सी दुकान खोल दूं, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। झबरू जादुई जूते को निकालकर उससे कहता है, जादुई जूते, जल्दी से मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। साधारण जूता हवा में उछलकर तेज रोशनी प्रकाशित करते हुए जादुई सुनहरे जूते में बदलकर झबरू को खूब सारा सोने का सिक्का देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जूते, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। जादुई जूते की मदद से झबरू फुटवेयर की एक फैक्ट्री और दुकान खोलता है। किस्मत उसका खूब साथ देती है, वो काफी तरक्की हासिल कर लेता है, जिसकी खुशी में वो भिखारियों को खाना खिलाता है कि एक भिखारी उसके पास आता है। मालिक, इस भिखारी को भी कुछ खाने को दे दो। भिखारी की सूरत देख झबरू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अरे सोहन काका, आप इस हालत में? अरे तूने गांव क्या छोड़ा, धवलपुर वासी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, सब भूखों मर रहे हैं। अरे चुप हो जाइए, चलिए मेरे साथ। झबरू बूढ़े सोहन के संग घर आकर जादुई जूते से कहता है, ए जादुई जूते, मुझे आज बहुत सारा सोना दे। जादुई जूता झमाझम सोने के सैकड़ों सिक्के बरसाता है। अरे दादा, ये क्या जादुई जापानी जूता जो सोना बरसा रहा है? काका, ये सारे सोने के सिक्के आप रखिए, इनसे गांव की बदहाली खत्म हो जाएगी। हमने तुम्हारे मोची होने के लिए तुम्हें सालों बुरा भला कहा, पर तुमने आज भी हमारा साथ दिया। आज के जमाने में तुम जैसा इंसान लाखों में एक होता है। सोहन के जाते ही झबरू की बहन रमिया मुंह बनाकर कहती है, इन सभी खड़ूस गांव वालों ने हमारे साथ इतना गलत रवैया किया, फिर भी आपने इनकी मदद की। अरे रमिया, ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे अच्छे कर्म ही संग जाएंगे, इसलिए जब तक जीवन है दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। रईस हो जाने के बाद भी गरीब मोची झबरू के अंदर रत्ती भर का भी घमंड नहीं आता और वो जादुई जूते से लोगों की मदद किया करता था।